उस समय एक और प्रॉब्लम था कि गांव में लाइट नहीं थी, लालटेन और दिया से पढ़ाई करते थे। बस यही था कि मेरा सेकंड डिवीजन आया है और मुझे कुछ समझ नहीं आता था, जैसे पागल टाइप का हो गया था। बीएचयू के लड़के रहते थे, ये बहुत अच्छा है कि वहां से एक आदमी को ग्रो करने के लिए या कोई चीज क्वेश्चन है या जो भी चीजें हैं, एक माहौल जो होता है जो एक पढ़ने के लिए, वो वहां पर था। फिर मेडिकल की तैयारी तो नहीं हो पाया क्योंकि फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम था। बीएचयू से बहुत लोग पढ़े हैं लेकिन यूपी कॉलेज से कोई नहीं पढ़ा, क्योंकि मेरे यहाँ लोग बोलते थे अगर यूपी कॉलेज में हो गया, मैं वही बता रहा हूँ महत्व क्या यूपी कॉलेज, यूपी कॉलेज में हो गया तो आपको ऑक्सफोर्ड में हो गया मानते थे। कि अगर लाइफ में अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो हॉस्टल लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 1 ईयर हॉस्टल लाइफ होना चाहिए। बाहर तो सब लोग रहता है लेकिन 1 साल होना चाहिए, क्योंकि सर वहाँ एक जो रिस्पेक्ट होता है, हमारे सीनियर जो हमसे बस 1 ही साल आगे हैं, वहाँ जो रिस्पेक्ट सिखाया जाता है और किस तरह से आपको बात करना है, किस तरह से रहना है सीनियर जूनियर के बीच, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये सब चीजें बहुत जरूरी थी। प्रैक्टिकल खूब होता था यूपी कॉलेज में, वो जो हम लोग पसंद आता था केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, वाह क्या बात है। वहां से मजा आता था कि आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, तो वो अटेंडेंस ले रहे थे, प्रैक्टिकल कराने से पहले वो क्लास लेकर अटेंडेंस ले रहे थे, मैं पीछे था, बोला यस सर, मैं ऐसे बोला, उनको कुछ बुरा लगा। फिर मेरा रोल नंबर बोला, यस सर, बोला इधर आओ, आज थप दिए खाने भर का खूब, कि हॉस्टल में रहते हो, यस सर, कि आइंदा ऐसा किया तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, और सब क्लास के सामने मारे, एक तो बेइज्जती हो गई। एनीवे जो भी चीजें थी वो अच्छा रहा। तो वहां से एक वो भी सीखने को मिला कि हाँ किस तरह से हम कहाँ हैं अपने सर के साथ, किसके साथ किस तरह से रहना है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन केमिस्ट्री में जो आया इंटरेस्ट के सर के चलते, के सर ऑर्गेनिक, हाँ ऑर्गेनिक 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 वो पढ़ाते थे। वो काफी उसमें एज हो गया, पता नहीं भी रिटायर है कि अभी है, काफी समय हो गया रिटायर। हाँ, तो उनका जो क्या बोलते हैं कि वो जो पढ़ाते थे, पढ़ाने के साथ साथ जो अलग नॉलेज देते थे लाइफ से रिलेटेड और सब रिलेटेड, वहां से जो मेरा केमिस्ट्री के साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनको बताया था CSIR लेवल, बस ये जानता था मैं CSIR। तो जब मैं एमएससी करने लगा तो मैं नेट का एक फॉर्म डाला, तो फॉर्म डाला तो उसमें CSIR का लैब था, 39 लैब्स थे उस समय। तो मैं वो लैब का नाम देखता था, ये है ये है ये है, देखता था। चलो मैं नेट क्वालिफाई करूँ, मतलब CSIR का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हूँ। तो मैं वहां से CSIR के बारे में काफी सोचने लगा हूँ। तो ऑर्गेनिक में पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं, तो बोले कि ऑर्गेनिक का लैब नहीं है, ये मेटलर्जी का लैब है, तो आपको मेटलर्जी पढ़ के आना चाहिए था। और एनीवे आपने जो बताया सही बताया, आप बिस्किट खाइए, चाय पीजिए। एक ही चीज सीखा था वहां से, लोग जब आ रहे थे जो CSIR नमल के जो साइंटिस्ट लोग थे, बोले कि तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ड्यूरिंग PhD, मैं उस टाइम PhD कर रहा था, PhD कंप्लीट नहीं हुआ था, ड्यूरिंग PhD 2015 में अगर आपको ऐसा फेलोशिप मिल रहा है, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन। नंबर मायने नहीं रखता है, नंबर मायने नहीं रखता है, आप कितना लेबोरियस हो, कितना आपके अंदर नॉलेज है, आप कितना मेहनत करना चाहते हो। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आपके लिए दरवाजा चारों तरफ से खुला हुआ है, बस यही। तो बच्चे हैं, मेहनत करेंगे, अपना कंटिन्यूटी बना कर रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो होगा ही। मैं ही सर, मैं 5.5 साल प्रोजेक्ट असिस्टेंट था। उस समय 5 साल तक मेरा एनरोलमेंट भी नहीं हुआ था जब प्रोजेक्ट असिस्टेंट था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस किस पीरियड से गुजरा था। 12,000 रुपया मिलता था। मैं इसलिए CSI ज्वाइन किया कि मैं PhD करूंगा, PhD हो नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली जब हुआ, हिम्मत नहीं ना हारा। घर वाले बोलते थे छोड़ दो, जाने दो, आ जाओ कहीं, भैया बोलते थे आ जाओ, मैं कंपनी में लगवा देता हूँ, करता हूँ। फिर भी मैं बोला नहीं, मैं रहूंगा, मुझे फील्ड पसंद है। तो बस करते करते देखिए एक दिन पे आप हुआ, है पूरा मिला। तो वो वही है, पेशेंस होना चाहिए। तो पेशेंस है तो सब कुछ है, मेहनत करना चाहिए। मेहनत तो हम गांव से थे, तो मेहनत करना तो हम
खेती बाड़ी करके आए थे, गोबर फेंक कर आए थे, सब कुछ खेती में पूरा रात भर पानी भरते थे, सोरा छिपते थे, अब खेती करवाते थे, तो वो सब करके आए हैं। तो ये सब तो बैठ कर काम करने वाला चीज है। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सबसे कभी नहीं हम लोग कभी टायरनेस नहीं हुआ, तो वही है। तो गांव वाले के लिए भी एक अच्छी बात है कि कभी ये ना बोले कि हम गांव से पढ़े हैं, मेरा स्कूलिंग अच्छा नहीं है, नहीं वो नहीं, वो डजंट मैटर दैट आप कब अपने आप को चेंज करना चाहते हो, वो मैटर है। नमस्कार। आज हम डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी से बात करने वाले हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी इस समय डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, हानयांग यूनिवर्सिटी, आनसान, साउथ कोरिया में रिसर्च प्रोफेसर के तौर पर अपना योगदान दे रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने बीएससी यूपी कॉलेज से किया सन 2006 में। उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम आपने बलदेव पीजी कॉलेज से किया और उसके बाद साल भर आपने वहां पर एक शिक्षक के तौर पर योगदान दिया और वहां से सीएसआईआर की एक बहुत प्रतिष्ठित लैब है, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर, वहां पर आपने प्रोजेक्ट असिस्टेंट के तौर पर एक लंबे समय तक योगदान दिया और फिर वहीं से फिर आप चले गए हावड़ा, जहाँ पर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आईआईएसटी के तौर पर जाना जाता है जिसे। वहाँ से आपने अपनी पीएचडी पूर्ण की और सन 2017 में आप हानयांग यूनिवर्सिटी आनसान में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलो के तौर पर गए। 2019 तक आप उसी पोजीशन में रहे और फिर आपको रिसर्च प्रोफेसरशिप ऑफर किया गया और तब से आज तक आप वहीं पर रिसर्च प्रोफेसर हानयांग यूनिवर्सिटी आनसान में आप अपना योगदान दे रहे हैं। आनसान जो है वो सियोल का ही हिस्सा है। आपके अगर रिसर्च एरिया की बात करें तो मुख्यतः हम इसे करोजन इनहिबिशन थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी के तौर पर बता सकते हैं। वैसे हम लोग इस बारे में भी डॉक्टर जितेंद्र जी से और भी ज़्यादा बातें करेंगे क्योंकि करोजन की फील्ड में आप एक बहुत बड़ा नाम हैं। आपके अब तक रिसर्च पेपर 80 से ज़्यादा आपके पब्लिश हो चुके हैं। आप कई जर्नल्स के एडिटर रहे हैं, गेस्ट एडिटर के तौर पर आपने योगदान दिया है और कई जगह आपको इनवाइटेड स्पीकर के तौर पर बुलाया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर आपने महामना मालवीय इंटरमीडिएट कॉलेज से अपना इंटर किया है और अंबिका प्रसाद सिंह भैरवनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज से आपने हाई स्कूल किया है। तो हम लोग स्वागत करते हैं डॉक्टर जितेंद्र जी का। जितेंद्र जी नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। तो अपने बचपन के बारे में बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ और वाराणसी से कैसे आपका जुड़ाव है? सर, मैं एक छोटा सा गांव है आप बनारस में ही, एक राजा तालाब से आप जाइएगा, जखनी वाले रोड पर एक गांव है बभनिया गांव है। तो आप बोल सकते हैं गांव का है ना, कि शहर से कोई टच तो है नहीं, वो गांव ही जिसको प्योर हम बोलते हैं कि गांव ना, गंवई तो टाइप ऑफ मीन्स गांव है वो। शहर से कोई टच नहीं है। हाँ, ये जो भी चीजें होती है तो हमें बनारस आना होता है, जो कि मेनली हॉस्पिटल के लिए, और जब मार्केटिंग करना होता है, कोई शादी विवाह पड़ता है, कोई फंक्शन होता है, तो उसके लिए शहर में आते हैं। तो उस समय जब हम लोग थे, तो मैं तो 1986 में बॉर्न किया हूँ और मेरी जो ग्रोइंग हुई है वहीं पर हुई है। तो वहाँ पर हम गांव में प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं। बभनिया गांव की प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से प्राइमरी किए 1 to 5। उसके बाद मिडिल मैंने किया वहीं जीतापुर, एक गांव मेरे ही गांव के बगल में, वो मेरे ही गांव के अंदर आता है, वहाँ से मैंने मिडिल किया। फिर उसके बाद मैंने हाई स्कूल आ गया, राजा तालाब के पास भैरवनाथ इंटर कॉलेज है। तो एक्चुअली जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि यूपी कॉलेज में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी बात है, तो उसी तरह हम उस समय जब थे, मैं 2001 में पास आउट किया आपका ये हाई स्कूल। तो 1999 में मैं एडमिशन लेने गया, तो एग्ज़ाम दिया
फर्स्ट एग्ज़ाम दिया जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू कहीं एडमिशन होता है। तब गाँव का मैं लड़का था, साइकिल से गया था, तो बहुत डर लगता था कि अब पता नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। रिज़ल्ट वहाँ ऐसा था कि हम अभी रिटेन देंगे, आपका रिज़ल्ट तुरंत ही अनाउंस हो जाएगा 1-2 घंटा के बाद। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, रिज़ल्ट में मेरा हो गया फाइनली। 50 में 25 नंबर पाया मैं, फाइनली मेरा हो गया। शायद 17 या 20 नंबर पे वहाँ कट ऑफ था, फाइनली मेरा वहाँ हो गया। तो मैं वहाँ से अपना पढ़ाई किया, वहीं से मेरा इंटरेस्ट आया आगे बढ़ने का। क्योंकि जब वहाँ मैं पढ़ता था तो वहाँ जो टीचर थे, जैसे यूपी कॉलेज के टीचर काफ़ी होता है कि यूपी कॉलेज के टीचर बहुत अच्छे हैं। मैं अभी भी कहानी बताऊंगा यूपी कॉलेज का भी कि मेरे लाइफ में यूपी कॉलेज क्यों मायने रखा अदर देन द BHU। तो वहाँ एडमिशन हो गया, पढ़ने लगा। तो हम छोटे थे, अभी तो थोड़ा बढ़ गए हैं, अलग वाली बात है, उसमें छोटे छोटे थे हम लोग। तो जो हम लोग के साइंस के टीचर थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो पढ़ाते थे, तो हमको बोले तेजुआ तेजुआ का तेजुआ। छोटे थे और थोड़ा वो थे, शांत थे, लेकिन उनके क्वेश्चन पूछने जाता था मैं, क्योंकि बड़े फेमिलियर थे। हम लोग जैसे लड़का अपना बच्चा टाइप का समझते थे, तो पूछते थे। वहां से हुआ। वहां पर क्या हुआ सर, 2001 में बहुत स्ट्रिक्ट था। तो उसमें एग्जाम, जब यूपी बोर्ड का जब एग्जाम होता, 10th का एग्जाम इज वेरी प्रेस्टिजियस माना था कि 10 का एग्जाम है, और 10 का एग्जाम जो क्वालिफाई का पास हो जाएगा, पास होना ही बड़ी बात होती थी। पास हो जाएगा, वो मान लिए कि तेज है पढ़ने में। तो हम लोग अपना जी जान लगा दिए पढ़ने के लिए। ट्यूशन कोचिंग नहीं था। अब मेरा गांव से जो मेरा स्कूल था 9 किलोमीटर था। तो मैं साइकिल से गांव की साइकिल होती थी, साइकिल से जाता था भैरवनाथ डिग्री इंटर कॉलेज, वहाँ पढ़ता था, फिर आता था, बस यही काम था। ट्यूशन कोचिंग का कोई फैसिलिटी नहीं था। मैं जैसे बताया कि गांव में था तो कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। तो उस समय एक और प्रॉब्लम था कि गांव में लाइट नहीं थी। तो आपको पता होगा दिया, पता नहीं आप जानते होंगे, बहुत दिया अच्छे जो से। मिट्टी का तेल जी डाल करके जी। वो लालटेन करते हैं। तो जी लालटेन भी जी होती जी थी। जी 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 लालटेन और दिया से पढ़ाई करते थे। लाइट तो नहीं होती थी गांव में, लाइट हमेशा कटी रहती थी। उस समय भी गवर्नमेंट भी जो था, प्रॉब्लम तो था ही। तो लेकिन उस समय मुझे पढ़ने का बड़ा वो हो गया था, मतलब कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। दिया से लालटेन से पढ़ता रहता था, और साइकिल चला के वहाँ से अपना आता था कॉलेज से। फिर करते करते मेरा क्या हुआ कि आ गया सेकेंड डिवीजन। मेरा फर्स्ट क्लास नहीं आ पाया उस समय रिजल्ट ही बहुत कम बना था, शायद 28% रिजल्ट बना था, मतलब आउट ऑफ 100 28% या 30% समथिंग अराउंड रिजल्ट बना था। वो बोला जाता था कि वेरी टफ एग्जाम, इट वाज वेरी टफ एग्जाम, बहुत कम लड़के पास हुए थे। यानी भी जो भी हुआ, लेकिन सेकेंड डिवीजन आया, इस बात का बहुत हमें मतलब बुरा लगा। तो मैं यूपी कॉलेज CHS, और मेरे गांव के बगल में एक बड़हिंदी इंटर कॉलेज है वहाँ पर, और महामना इंटर कॉलेज बच्छाव है। अब चितईपुर से आगे आइएगा तो बच्छाव है वहाँ पर। तो मैं यहाँ का फॉर्म डाला। यूपी कॉलेज में शायद नहीं हुआ, या पता लगाने नहीं, क्योंकि दूर तक पता नहीं लग पाया। हाँ, CHS में पता लगाया। CHS में कॉमर्स मिल रहा था, जो कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है, साइंस नहीं मिल रहा था। अब मुझे साइंस करना था, तो मैं CHS में नहीं लिया। अब मेरे गांव के जो बगल में जो बढ़ैनी इंटर कॉलेज है वहाँ पर हो गया। मैं वहाँ नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे यहाँ पढ़ना नहीं है, तो गांव का है। फिर बच्छाव एक शहर से के नज़दीक था, तो मैं बोला कि बच्छाव में पढ़ूंगा, क्योंकि वहाँ से शहर में मैं रहूंगा और वहाँ से मैं पढ़ाई करूंगा। और गांव में मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, और पिताजी मेरे किसान हैं, फार्मर हैं। तो उनके लिए एक डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम गांव पर रहेंगे, नहीं भी करना होगा तो हमें काम करना ही होगा खेती का। किसान है तो खेती है का, तो खेती करना है, गाय भैंस है उसको देखना है, सब कुछ करना है। हाई स्कूल में आप सब कुछ करते थे, लेकिन जब सेकेंड डिवीजन आया, 57 पॉइंट समथिंग आया, तो उस समय मुझे जैसे लगता है ना, आदमी को शॉक लग जाता है। तो उससे मुझे शॉक टाइप का लग गया था। मुझे कुछ भी नहीं समझ आता, मुझे बस पढ़ना है, बस यही था कि मेरा सेकेंड डिवीजन आया है, और मुझे कुछ समझ नहीं आता था, जैसे पागल टाइप का हो गया था।
तो मैं घर से बोला कि नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा, पढ़ूंगा। माँ तो होती हैं, तो माँ बोलती थी नहीं नहीं पढ़ना है, घर से सबसे छोटा मैं अपने माँ बाप का लड़का हूँ। हम लोग 5 भाई बहन हैं। भैया मेरे सबसे बड़े, सबसे छोटा मैं, बीच में 3 सिस्टर। तो बाकी परिवार के सदस्यों की शिक्षा कैसी रही? सब लोग तो गांव से ही पढ़े। जी मेरे भाई भी गांव से ही पढ़े थे। इंटरमीडिएट तक बच्चा यहाँ से भैरवनाथ से हाई स्कूल किए थे, जी क्योंकि वहां से पढ़े थे, वहीं से था कि हाँ भैरवनाथ कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है। फिर जखनी इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहां से इंटरमीडिएट किए। फिर बीएससी एमएससी बड़ा गांव से किए, श्री बलदेव पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, तो वहां से वो बीएससी एमएससी किए। उसके बाद पीएचडी यूनिवर्सिटी बड़ौदा से किए। तो उसके बाद वो भी पीएचडी है केमिस्ट्री में, वो भी है, वो भी साइंटिस्ट हैं इंडिया कहाँ में। पर? इंडिया में आपका हल्दिया में हाँ हाँ। कोई R&D प्राइवेट R&D लैब है, साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी है, अच्छा। फर्टिलाइजर के एग्रो केमिकल कोई है। तो वो वहाँ पीएचडी पर कहाँ से की है वो? पीएचडी किए एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोदरा। वो थोड़ा थोड़ा हमें गाइड करते थे। और बहन लोग थी यहीं अगल बगल से, गांव के ही पढ़ाई लिखाई की वो लोग। तो मुझे एक सनक टाइप का था कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो फिर मैं क्या किया कि एडमिशन महामला इंटर कॉलेज में ले लिया। बच्चा मैं रहने लगा करौंदी, बीएचयू के लड़के रहते थे। ये बहुत अच्छा है कि वहां से एक आदमी को ग्रो करने के लिए, या कोई चीज क्वेश्चन है या जो भी चीजें हैं, एक माहौल जो होता है जो एक पढ़ने के लिए, वो वहां पर था। वो मेरे लिए काफी रोल प्ले किया। फिर मैं सर वही एक बीटा स्टडी सर्कल है आपका, DLW के सामने न्यू कॉलोनी है एक, तो वहां पर मैं कोचिंग किया। मुझे ये था कि मेरा कोचिंग के कारण लगता है सेकेंड डिवीजन आया हाई स्कूल, मैं इस बार कोचिंग करूंगा। तो फिर मैं वहां पर क्या बोलते हैं कोचिंग किया। वहीं पे एक टीचर थे OP श्रीवास्तव, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे हम लोगों को। तो वो वहां से मेरा केमिस्ट्री में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। वहीं से वो इस तरह से पढ़ाते थे कि और सब्जेक्ट के बजाय मेरा केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट हो गया। केमिस्ट्री मेरा ऑलवेज फर्स्ट क्लास रहा है, हमेशा अच्छा नंबर रहा। और इंग्लिश सर बहुत खराब थी मेरी। इंग्लिश खराब थी कि हाई स्कूल में इंग्लिश में भी मैं गड़बड़ हुआ था, और उसके बाद इंग्लिश में मेरा हमेशा गड़बड़ होता था। तो फिर रात में क्लास कोचिंग करता था बीटा स्टडी सर्कल में, आके खाना बनाता था, फिर सुबह जाता था। अच्छा, मतलब 2 साल का रूटीन था। कोचिंग में एक चीज बहुत अच्छा था वहां पर कि वीकली टेस्ट लेते थे। जैसे आज इस वीक में फिजिक्स का लेंगे, तो नेक्स्ट वीक में केमिस्ट्री का लेंगे, नेक्स्ट वीक में बायो का लेंगे, नेक्स्ट वीक उसके वीक में इंग्लिश का लेंगे। इस तरह करके उनका एक वो था, टाइम टेबल था। वो मैंडेटरी है, वो लेंगे। तो उससे क्या हुआ कि एक कंपटीशन का, क्योंकि लड़के थे तो कंपटीशन वहां होता था कि कौन नंबर पाएगा, कौन नंबर पाएगा। और हम जहाँ रहते थे, बता रहे थे जनादा सिंह के उसमें, वहां पर पढ़ने वाले सब PhD करने वाले मैक्सिमम लोग रहते थे। तो उन लोगों से बड़ा हेल्प मिला। खूब पढ़ा सर, वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं शायद उस साल बच्चा टॉपर था, फर्स्ट क्लास आ गया है मेरा इंटरमीडिएट 2003 में। उसके बाद मैंने सोचा कि मेडिकल की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरी माँ का तबीयत खराब होता था, मैं सोचा मेडिकल की तैयारी करूँगा। फिर मेडिकल की तैयारी तो नहीं हो पाया, क्योंकि फाइनेंशियल थोड़ा प्रॉब्लम था। घर में सब लोग पढ़ने वाले थे, सब चीज़ें था, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। तो पापा बोलते थे, फादर तो फादर होते हैं, चलो तुम तैयारी करो, JRS कोचिंग सेंटर है ना, JRS तुम करो, मैं पैसा देता हूँ। फिर उस समय थोड़ा वो मैच्योरिटी आ जाता है कि अब हम पैसा माँ बाप का लगा रहे हैं, और रिस्क भी था, होगा नहीं होगा। हम रिस्क से हमेशा डरते थे। अभी भी मैं रिस्क से डरता हूँ, अभी बताऊंगा मैं रिस्क से क्यों डर रहा हूँ। फिर मैं इस फील्ड में कैसे आया, वो भी रिस्क से ही है। मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, तो फिर मैं बोला नहीं करूँगा। और इंटरमीडिएट के बाद मैंने UP कॉलेज, BHU, हरिश्चंद्र, 3 जगह इधर डाला था। CPMT डाला था, PMT डाला था, और कल बिहार का कोई एक और था एग्जाम था, उसमें डाला था मैं, जिसमें कि वो पैथोलॉजी वाला पढ़ाई कराते हैं, फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, समथिंग क्या क्या था वो सब चीज था। BPA, BPT, जी भी, हाँ, BPD, नहीं फिजिकल का BPT, नहीं था उसमें।
जी जी उसी टाइप कुछ था। तो मेरा बीएचयू में नहीं हुआ और यूपी कॉलेज में दिया। बीएचयू मेरा होप भी नहीं था, लेकिन मैं जब गांव से था, मेरे गांव में बीएचयू से बहुत लोग पढ़े हैं, लेकिन यूपी कॉलेज से कोई नहीं पढ़ा था। क्योंकि मेरे यहाँ लोग बोलते थे अगर यूपी कॉलेज में हो गया, मैं वही बता रहा हूँ महत्व क्या यूपी कॉलेज, यूपी कॉलेज में हो गया तो आपको ऑक्सफोर्ड में हो गया मानते थे। आपका यूपी कॉलेज में हो गया तो आपको ऑक्सफोर्ड में हो गया। बीएचयू तो सब पढ़ता है। बीएचयू तो मेरा उसमें उतना टारगेट था भी नहीं, उस तरह की पढ़ाई भी नहीं थी। जो भी चीज था मुझे पता था कि नहीं होगा। फिर मैं फाइनल फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, फिर दूसरे राउंड में क्या वेटिंग लिस्ट क्या होता है कुछ पता लगाने नहीं गए। यूपी कॉलेज में जब रिजल्ट निकलता था, पहले अभी नहीं पता है, पेपर में आता था। अभी पेपर जब रिजल्ट निकलता था तो पेपर में आता था कि बीएससी के एंट्रेंस का रिजल्ट पेपर में आ गया। उस समय ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। उस समय एग्जाम भी फार्म भी ऑफलाइन जाकर भरना पड़ता था। वो 100 रुपया का मिलता था, हम भरते थे। फिर उसके बाद उस टाइप का था। हरिश्चंद्र में भी हुआ और यहाँ पर भी हो गया, और जो बिहार वाला था बिहार वाले में भी हो गया। तो बिहार वाले में, और क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड था, तो हम अगर पढ़ लेंगे तो 3 साल 4 साल बाद हम कमाने लगेंगे। ये था कि हमें कमाना, क्योंकि मैं गांव से था। तो मैं पापा से बोला कि जाएंगे पटना एडमिशन लेंगे। भागलपुर में था कॉलेज जो मिला था मैं भागलपुर में। हम जाएंगे वहाँ। पापा को अच्छा ठीक है। मैं और पापा सब तैयारी कर लिया। यूपी कॉलेज छोड़ दिया कि हमें नहीं जाना है। यूपी कॉलेज का काउंसलिंग नहीं हुआ था उस समय, और हम और पापा टिकट करा लिए भागलपुर जाने के लिए। जैसे कल जाना है, आज रात में पापा का बहुत सीरियस तबीयत खराब हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि सुबह तक तबीयत खराब रहा। अब हमें वो कैंसिल कर देना था, हम नहीं जा पाए वहां पर। तो थोड़ा बुरा लगा। उसी के कुछ दिन बाद, 2-4 दिन के बाद यूपी कॉलेज का काउंसलिंग था। तब मैं बोला अब जाके यूपी कॉलेज में ले लेता हूँ। फिर यूपी कॉलेज की जर्नी शुरू हुई। तो यूपी कॉलेज में लिया एडमिशन। फिर हॉस्टल में, न्यू हॉस्टल ए ब्लॉक में रहा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर BH2 BH3 जो एग्रीकल्चर वालों को होता था, तो उस वाले में हॉस्टल में चला गया। फिर थर्ड ईयर में रिटर्न हो गया इसमें आपका न्यू हॉस्टल ब्लॉक ए में जो शुरू हुआ हम लोगों का, मतलब अब हम तो यूपी बोर्ड से थे, हमें इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश में मेरा हाथ टाइट था। इंटरमीडिएट में मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो थोड़ा कम था, और हिंदी के बल पर मेरा फर्स्ट क्लास आया, टॉपर रहा। इंग्लिश में मेरा कम था, और बायो में थोड़ा कम था मेरा, और इंग्लिश में मैं बस पास आउट था, मतलब बस पास हो गया था। तो अब यूपी कॉलेज में केमिस्ट्री में तो सर लोग हिंदी में पढ़ाते थे फर्स्ट ईयर में। सेकेंड वहां पर, लेकिन बॉटनी में सर लोग जो थे वो इंग्लिश में पढ़ाते थे। एके सर थे शायद, एके सर लंबे से। और एक, हाँ एक एसपी सिंह था, चश्मा लगाते थे, छोटे से वो थे। वो लोग इंग्लिश में पढ़ाते थे। एके सर आके जब इंग्लिश में भर पढ़ा के चले जाते थे, कुछ समझ नहीं आता था। हम लोग हॉस्टलर थे, फ्रंट बेंच पर बैठते थे, पहला बेंच पर जो बैठते थे। एक तो होता है कि हॉस्टलर है, ऊपर से वो आके पढ़ाते थे, उस समझ में आता नहीं था, तो मेहनत करते थे हॉस्टल में जाकर। हॉस्टल में एक चीज था जो कि नवंबर दिसंबर तक जो रैगिंग चलती थी, रैगिंग जब होती थी तो ज्यादा रैगिंग नहीं होती थी, अब उतना होना चाहिए उस समय था। उसमें एक, पता नहीं आप लोगों क्या थॉट है, मेरा थॉट ये है कि अगर लाइफ में अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो हॉस्टल लाइफ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 1 ईयर हॉस्टल लाइफ होना चाहिए। बाहर तो सब लोग रहता है, लेकिन 1 साल होना चाहिए, क्योंकि सर वहाँ एक जो रिस्पेक्ट होता है, हमारे सीनियर जो हमसे बस 1 ही साल आगे हैं, वहाँ जो रिस्पेक्ट सिखाया जाता है, और किस तरह से आपको बात करना है, किस तरह से रहना है सीनियर जूनियर के बीच, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये सब चीजें बहुत जरूरी थी। आप पढ़ने के लिए भी काफी वो लोग प्रमोट करते हैं सीनियर लोग, ये पढ़ो, ऐसे करो वैसे करो, सब चीजें मतलब कि वो बहुत ही अच्छा लगता था। वहां पर पढ़ने वाले थे ही, पढ़ते थे ही हम हमेशा, और वहां से फिर पढ़ाई का वो हुआ। प्रैक्टिकल खूब होता था यूपी कॉलेज में, वो जो हम लोगों को पसंद आता है केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, वाह क्या बात है।
वहां से मजा आता था कि आज केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। क्लास क्लास भी नहीं छूटता था, प्रैक्टिकल हम लोग डेली करते थे, जो भी प्रैक्टिकल होता था प्रैक्टिकल में बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद थोड़ा हॉस्टलर थे, एक चीज था सर कि हम लोगों का अरे मरे सरे करने वाला, कारे ये सब करने वाला, ये एक गांव से भी थे। और उसके बाद एक एटीट्यूड हॉस्टल में आ गए थे, एक एटीट्यूड टाइप का आ गया। मुझे अभी एक इंसिडेंट याद है, मैं फर्स्ट ईयर में ही था, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कर रहा था। इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं अभी, है कि नहीं है अभी भी शायद। हम प्रैक्टिकल का में वो भी होता था, क्या बोलते हैं, अटेंडेंस होता है। तो वो अटेंडेंस ले रहे थे, प्रैक्टिकल कराने से पहले वो क्लास ले रहा, अटेंडेंस ले रहे थे। मैं पीछे था, बोला यस सर, मैं ऐसे बोला, उनको कुछ बुरा लगा। फिर मेरा रोल नंबर बोला, यस सर, बोला इधर आओ। आ थप 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 दिए खाने भर का खूब। कि हॉस्टल में रहते हो? यस सर। कि आइंदा ऐसा किया तो मैं क्लास से निकाल दूंगा। और सब क्लास के सामने मारे, एक तो बेइज्जती हो गई। एनीवे जो भी चीजें थी वो अच्छा रहा। तो वहां से एक वो भी सीखने को मिला कि हाँ किस तरह से हमें हम कहाँ हैं अपने सर के साथ, किसके साथ किस तरह से रहना है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद के वार्डन सर, साहब कौन कौन रहे हॉस्टल वार्डन में? साहब एक ही लोग रहे। वार्डन साहब जो न्यू हॉस्टल में थे तो वही एनपी सर ही थे, एमपी सर ही थे। जब से उसमें थर्ड हाउस में मैं गया, थर्ड हाउस में तो डीपी सिंह एग्रीकल्चर के हैं। एग्रीकल्चर डी एग्रीकल्चर पट्टी वाले के? थे। नहीं 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 नहीं, एग्रीकल्चर के। अच्छा। मैं थर्ड हाउस में 1 साल रहा हूँ। तो वहाँ पर डीपी सर थे और यहाँ पे एनपी सर थे, दोनों फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर में एमपी सर थे। एमपी सर हम लोग बॉटनी में जो प्लांट का जो फिजियोलॉजी होता है, नाम जो होता है बॉटनिकल नेम, वो सब हम लोग लेके जाते थे तो हम लोग बताते थे। वो मतलब कि वो बहुत अच्छा था कि हम लोग हॉस्टल रहते थे, कोई प्लांट ले लिए, कोई फूल ले लिए, कुछ लेके चल गए, सर इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है। वो बहुत उनका बहुत होल्ड था सर का। और टेक्सोनॉमी में पूरा बहुत हर, ही अच्छा। हाँ टैक्सोनॉमी में बहुत जी। बहुत ज्यादा। तो वो सब था। लेकिन मेन जो और इंटरेस्ट मेरा आया केमिस्ट्री में, बॉटनी जूलॉजी में तो उतना नहीं रहा, लेकिन केमिस्ट्री में जो आया इंटरेस्ट के सर के चलते। के सर, के सिंह सर, कृष्णकांत सिंह, ऑर्गेनिक, हाँ के कृष्णकांत सिंह। हाँ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जी। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। वो पढ़ाते थे, वो काफी उसमें एज हो गया, पता नहीं भी रिटायर है कि अभी है काफी समय हो गया रिटायर। रिटायर हुए। हाँ हाँ। तो उनका जो क्या बोलते हैं कि वो जो पढ़ाते थे, पढ़ाने के साथ साथ जो अलग नॉलेज देते थे लाइफ से रिलेटेड और सब रिलेटेड, वहां से जो मेरा केमिस्ट्री के साथ जो इंटरेक्शन हुआ वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा हमेशा अच्छा रहा है और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमेशा लेना चाहता था, लेकिन अभी तो मैं फील्ड चेंज कर दिया हूँ, तो अलग वाली बात है। तो फिर वहां से ऑर्गेनिक में मेरा इंटरेस्ट हुआ। फिर मैं अब थर्ड ईयर में आप क्लास लिए केमिस्ट्री का जो कार्बोहाइड्रेट। तो मैं ये सोचा था कि मैं पीएचडी कार्बोहाइड्रेट में करूंगा, मैं ये सोचा था उस समय। क्योंकि उस समय आप आए थे, नेट गेट भी थे आप, और शायद जैम भी से जैम के थ्रू, आईआईटी बम्बई से मैं पढ़ा था। आईटी बॉम्बे से, हमें याद है उस समय की बात, हमें याद है। उसके बाद तो इंटरेक्शन नहीं हुआ। जी। तो आप आईटी बॉम्बे से एमएससी किए थे, उसके बाद शायद बीएचयू में पीएचडी किए, बीएससी बीएचयू से था। बीएससी के थे। जी। आपके साथ राघवेंद्र सर भी थे। वो उसी साल ज्वाइन किए थे 2006 में। हाँ हाँ, वो एनएमआर पढ़ाते थे, जी। एनएमआर ये सर ये पर जो था वो पढ़ा रहे थे। तो आप एक बार हुआ था स्वतंत्रता भवन बीएचयू में कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था, समथिंग कुछ हुआ था, आईसीएफएआई का कुछ था, एग्जैक्ट हमको याद नहीं। इन लोगों ने कराया था, बीआरसी वालों ने कराया था, जिसमें जी प्रोफेसर सीएनआर राव भी आए हुए थे। जी 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 जी। तो उसमें आप हमको भेजे थे, हम थे और 2-3 लड़के थे, हम लोगों को आप भेजे थे। तो वहां से फिर हमें जो रिसर्च के प्रति कि हमें रिसर्च में आगे बढ़ना है कि नहीं, हमें क्या करना है, जो वहाँ लेक्चर हुआ, जो वहाँ से सुने, उसके बाद जो मैं हम लोगों का वो हुआ कि नहीं हमें रिसर्च में ही जाना है। बीएससी मेरा सेकेंड डिवीजन आया सर, फिर बड़ा गांव एडमिशन ले लिया। तो क्योंकि फर्स्ट क्लास था नहीं तो यूपी कॉलेज में हो नहीं सकता था।
मैं चला गया वहाँ पर बड़ा गांव गया। मैं मेहनती था मैं। आप मेरे कुछ कलीग होंगे जो मेरे साथ रहते थे। मैं मेहनत करता था क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं मेहनत के अलावा, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी हम पहुंचेंगे। उस समय आप हमको बताए थे CSIR लेवल, बस ये जानता था मैं CSIR। तो जब मैं MSc करने लगा तो मैं नेट का एक फॉर्म डाला। जब फॉर्म डाला तो उसमें CSIR का लैब था, 39 स्लैब्स थे उस समय। तो मैं वो लैब का नाम देखता था, ये देखता था। चलो मैं नेट क्वालिफाई करूँ, मतलब CSIR का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हूँ। तो मैं वहाँ से CSIR के बारे में काफ़ी सोचने लगा। फिर मैं यहाँ पर बड़ा गांव में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों साल में टॉप किया। आई होप सो, मुझे लगता है मैं बनारस टॉपर भी रहा हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन वहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों टॉप रहा। फिर 64% आया मेरा, दोनों साल में आया 64। उस समय 2008 में। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों। फिर वहाँ पर टीचर की कमी थी, और उसी समय मैं एशियन पेंट में इंटरव्यू देने के लिए गया और फाइनल राउंड की इंटरव्यू तक भी गया। फाइनल राउंड के इंटरव्यू में पूछ रहे हैं कि आपके माँ बाप क्या करते हैं, आपके भाई बहन क्या करते हैं। जो था मैंने बताया। उसके बाद हुआ नहीं मेरा, और 2 लोग बाद में आए, 2 लोगों का हुआ क्योंकि रिकमेंडेशन शायद था उन लोगों का, जो विवाह हुआ। वो बात बहुत हर्ट किया। तो मैं टॉपर था, तो इसलिए वहाँ के जो टीचर थे बोले कि आओ यहीं पे पढ़ाओ, अभी एक टीचर की वैकेंसी खाली है। तो गया, इंटरव्यू दिया, वहीं का था, तो वो लोग ले लिए हमको। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किए, वो लोग ले लिए हमको। फिर उसके बाद में वहाँ पढ़ाया, लेकिन CSIR का जिद था। नीट देता रहता था लेकिन नहीं निकलता था, कुछ न कुछ से 2 4 6 नंबर से रह जाता था, नहीं हो पाता था। तो फिर उसके बाद CSIR का प्रोजेक्ट असिस्टेंट का इंटरव्यू होता है। तो मेरे लिस्ट में एक था CDRI, क्योंकि ड्रग्स का था। मेरा ऑर्गेनिक में स्पेशलाइजेशन था, हेट्रोसाइक्लिक, और जो आपका ये सिंथेसिस पार्ट 1 पार्ट 2 जो होता है, जो कि रिट्रोसिंथेसिस, वो हमें उसमें बहुत अच्छा आता था। मतलब मैं वो पढ़ाता भी वही था, वो पार्ट मेरा बहुत स्ट्रांग था। तो मैं एक टारगेट था CDRI में जब इंटरव्यू के लिए जब वो निकलता था, तो वहाँ ऑल आउट फर्स्ट क्लास मांगता था। मेरा BSc सेकेंड डिवीजन था, मैं वहीं पर निकल जाता था। फिर एक बार IIP देहरादून में गया इंटरव्यू देने। IIP देहरादून में इंटरव्यू दिया। अच्छा इंटरव्यू हुआ, लेकिन वहाँ कुछ चीजें बोले कि लिखो बोर्ड पर होकर के। अब फाइनल में थे, साइंटिस्ट लोग थे, मेरा हाथ कांप रहा था, जबकि मैं पढ़ा भी रहा था, लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। उसके बाद वहां भी नहीं हुआ, फिर भी मैं छोड़ा नहीं। मैं कहूँगा CSIR जाना है तो जाना है। मैं एडवर्टाइजमेंट देखता रहता था, वो न्यूज़पेपर में और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में सब देखता रहता था। तो CSIR एनिमल का जमशेदपुर का एक एडवर्टाइजमेंट निकला, ओपन एडवर्टाइजमेंट, वो वॉक-इन इंटरव्यू। फिर मैं अपना बोरिया बिस्तर उठाया चला गया जमशेदपुर, इंटरव्यू दिया। उस समय 2009 में मैं गया था, 13 जनवरी था 2009। जब मैं गया वहाँ के ऑडिटोरियम, जैसा वो काफी बड़ा लैब है, और ऑडिटोरियम में एटलीस्ट 1000 पीपल का कैपेसिटी है, ज्यादा ही होगा। ऑडिटोरियम पूरा भरा था, नीचे से ऊपर तक सब भरा हुआ था। फाइनली हमारे जाने के बाद सुनने में आया कि 12 बजे के बाद सिक्योरिटी वालों ने स्टूडेंट को एंट्री करने से मना कर दिया, क्योंकि इतना स्टूडेंट हो गए कि अब लोगों को। मैं जब इंटरव्यू के बाद हो गया, जब इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं ज्वाइन किया, तो उस समय जब गया तो लोग बताने लगे कि ऐसा सा हाल हुआ था उस दिन इंटरव्यू में। तो सिक्योरिटी वालों ने बंद कर दिया दरवाजा, गेट बंद कर दिया कि अब नो एंट्री है, बहुत स्टूडेंट हो गए हैं, इसी में से जो होगा होगा। मेरा उसमें सर 7वां नंबर इंटरव्यू के लिए मेरा था, मैं सुबह ही पहुंच गया था, और मेरा उसमें होप तो था कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। बड़े टेक्निकल क्वेश्चन वहां पर लगा कि भाई देखिए, साइंस हम तो किताबी कीड़ा है, लेकिन जो वहां पूछा जाता है, जो एक्चुअली हमसे ब्लास्ट फर्नेस के बारे में, स्टील के बारे में, और सब चीज, कोरोजन के बारे में कुछ पूछने लगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में कोरोजन और इनहिबिटर, हम फिजिकल केमिस्ट्री में MSc में है, अभी है कि नहीं है पता नहीं, क्योंकि ये पार्ट में कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पार्ट कुछ में जानता था। तो मैं जो भी था वो मैं बता दिया। फिर मैं उनको फ्रैंकली बोल दिया कि ये सब चीजें मैं पढ़ के आया हूँ, क्योंकि मेटलर्जी के लैब में आया हूँ, तो मैं
बस किताब से पढ़ के आया हूँ, मैं थॉरोली नहीं जानता। और उसके बाद मैं ऑर्गेनिक से हूँ, तो ऑर्गेनिक में पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं। तो बोले कि ऑर्गेनिक का लैब नहीं है, ये मेटलर्जी का लैब है, तो आपको मेटलर्जी पढ़ के आना चाहिए था। और एनीवे आपने जो बताया सही बताया, आप बिस्किट खाइए, चाय पीजिए। तो मैं कैसे, 5-6 लोग थे वहाँ पर, मैं बोला कैसे मैं खाऊं। खाओ खाओ खाओ, कोई बात नहीं है, अब हम आराम से बात करेंगे अब। तो हम बोले ठीक है। फिर खाए हुए बोले कि चलो गुड लक, रिजल्ट देखना आएगा। तो अब मैं दे के आ गया। ऑलवेज मैं हमेशा चेक करता था वेबसाइट की, रिजल्ट निकलेगा रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकल ही नहीं रहा था। 14 या 15 फरवरी का समय था, और लेटर एक आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके, लिख करके कि आपके बच्चे, आपके इनका प्रोजेक्ट स्टेम सिलेक्शन हो गया है, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है सब। उस समय पुलिस वेरिफिकेशन कराते थे, पता नहीं क्यों कराते थे, पता नहीं, एक फॉर्मेट दिए थे, पुलिस वेरिफिकेशन करा ये जैसे लगता था गवर्नमेंट जॉब लग गया है। फिर वहां से फिर मेरा जर्नी शुरू हुआ है नंबर में। फिर मैं वहां गया, तो जिस साइंटिस्ट साहब में काम करता था वो कोरोजन पर काम करते थे। वो इंटरव्यू में थे, वो इंटरव्यू में पैनल में बैठे थे, और वो हमको शायद सेलेक्ट कर लिए, जो भी चाहिए था। तो हम गए। फिर इसके बाद डर काफी लगता था, क्योंकि वहाँ कोई एकेडमिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ओवरऑल प्रैक्टिकल है। आपको प्रैक्टिकल करना है, रिजल्ट लाना है। और फिर डेटा एनालिसिस तो हमें आता नहीं था। वहां से करते करते जो मेरे सुपरवाइजर थे वो काफी हेल्प किए, मतलब काफी वो किए इंग्लिश के नॉलेज में। और कभी कभी पढ़ाते थे, कभी कभी डांटते थे। और उसके बाद हम सैटरडे संडे दिन रात काम करते थे, 10 बजे रात तक काम कर सकते हैं, दिन रात काम करते थे। ये देख करके बोले लड़का देखिए बनारसी है, मेहनती है। तो ये काफी मेहनती है। उसके बाद फिर मैं नेट देता रहा, एक बार मेरा 1 नंबर से रहा, क्या शुभ नाम फिर था नहीं हुआ। उनका, सर का? उनका नाम था डिडियन सिंह, डिडियन सिंह, डॉक्टर डिडियन सिंह। और वो बाद में मुझे पता चला कि जब यूपी कॉलेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अटैच था, तो वहीं से पढ़े थे, यूपी कॉलेज से। उसमें 2 साल का होता था बीएससी। तो उस समय 2 साल का बीएससी होता था। तो वो बाद में बहुत दिनों के बाद पता चला। तो वो बहुत दिनों के बाद फिर हमको बताया कि मैं भी वहां से पढ़ा था। तो जो भी चीजें रहा, लेकिन मेरा हुआ। तो उसके बाद हमको काफी हेल्प किए। उसके बाद बहुत सारा प्रोजेक्ट हमको दे दिया। आप देख, शुरू हुआ रिसर्च का। फिर हम दिन भर रात भर काम करते थे, पढ़ते थे। लिटरेचर सर्च वहां से जानना शुरू हुआ कि लिटरेचर सर्च क्या होता है। हमेशा पढ़ते रहते थे, काम करते रहते थे। फिर 12,000 मिलता था वहां पर सर, 12,000 प्रोजेक्ट असिस्टेंट का। लेकिन 12,000 मायने नहीं था, वो मायने ये था कि हम सीख रहे हैं वहाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। मेरे जेब खर्चा के लिए, सर्वाइवल के लिए मिल रहा है, वो तो सही है, लेकिन हम वहाँ सीख रहे हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट। हम वहाँ से सीखे। उसके बाद फिर मैंने क्या बोलता है, उसी समय मैं कई जगह इंटरव्यू दिया, मतलब उसके लिए, पीएचडी के लिए, लेकिन नहीं कहीं हुआ। यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर गया मैं, रिटेन हुआ, एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, सब चीज हुआ, उसमें मेरा हो गया। मेन टाइम में मैं क्या किया था कि करता रहता था। मैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत जगह मेरा विदेश में मिला भी था, लेकिन विदाउट फंडिंग वो पॉसिबल नहीं था। मिला था ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, और 1-2 जगह और कहीं मिला था, लेकिन फंडिंग नहीं था। तो आपने तब तक बिना फंडिंग जीआरई और टॉफल आपने तब तक लिख लिया था? नहीं दिया था सर उसमें, क्योंकि समय नहीं मिलता था पढ़ने के लिए। हम डायरेक्ट साइंटिस्ट को अप्रोच, प्रोफेसर की अप्रोच करते थे। तो वहां से अप्रोच करना सीखे कि कैसे अप्रोच किया जाता है। तो जब मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया, उसी समय इनरोलमेंट के बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं, डीएसटी का आपका इंडो कोरियन रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम निकला हुआ था, पता नहीं अभी कभी कभी निकलता है। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया से 10 स्टूडेंट जो पीएचडी परसुइंग हैं, इंडिया से कोरिया आएंगे, कोरिया से 10 स्टूडेंट इंडिया जाएंगे। वो था उनका मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर का वो था, प्रोग्राम था। तो आपको होस्ट खोजना है, आपको होस्ट एग्री होना चाहिए। तो मेरे लिए क्या हुआ कि होस्ट के लिए
मैं रैंडमली कोरिया, उस समय कोरिया के बारे में उतना जानकारी था नहीं, तो ठीक है निकला हुआ है डाल देते हैं। उसके बाद रैंडमली अब साइंस डायरेक्ट से और एल्सवेयर से, अलग अलग जगह से जो हम पेपर पढ़ते थे वो रिसर्च करते थे, हमारे पास लिटरेचर होता था, तो वहाँ से कैसे सर्च करना है, वहाँ से ईमेल आईडी मिल जाता था करस्पॉन्डिंग ऑथर का, और उसके बाद जो फील्ड में काम कर हम उसका पेपर पढ़ रहे हैं तो उसका रेफरेंस साइड करके और उसके बारे में बताते थे। तो उस समय मैं लिस्ट बनाया था करीब 30 से 40 लोगों को, 19 या 20 लोगों को मैं मेल किया था एक दिन में। दूसरे दिन रेस्ट ऑफ द, मैं क्योंकि जो ईमेल का काम करता था, जो रिक्वेस्ट करना है, CSIR में जो एनिमल में था 9:15 सुबह से लेकर के 5:45 शाम तक वर्किंग आवर था। उसके बाद आपका वर्किंग आवर नहीं है, तो आप कर रहे हैं तो आप अपने से करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो हम रिसर्च स्कॉलर जो थे, जो काम करते थे प्रोजेक्ट असिस्टेंट लोग, वो क्या होते थे कि हम 9-10 बजे तक रहते थे और अलाउड था कि मैक्सिमम 10 बजे तक रह सकते हैं। तो हम 6-7 बजे के बाद 7 बजे चाय पी करके आते थे, फिर इसके बाद ये सब अपना काम, पर्सनल काम करते थे। तो मैं इसी तरह दूसरे दिन भेज करके अब लिस्ट खत्म हो गया, क्योंकि मेरे फील्ड में लिमिटेड लोग थे। अब जहाँ हम सभी को तो नहीं भेज सकते, जो मेरे फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हीं को भेज पाएंगे, ऐसा नहीं कि हम रैंडमली किसी को भी भेज दें। तो हमें साइड करना है कि हम इस काम से आपसे इम्प्रेस हुए हैं, मेरा काम ये है, कोरिलेट करना पड़ता था। तो इसके बाद यहाँ के प्रोफेसर, जो मैं प्रोफेसर हनसंग ली के साथ काम कर रहा हूँ हनयांग यूनिवर्सिटी में, उनका डायरेक्ट कुछ मेल नहीं गया, डायरेक्ट हमको रिकमेंडेशन लेटर दे दिया। बोले कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्लीज दैट यू आर वर्किंग ऑन दिस फील्ड एंड सो इट्स quite similar with my research group, so I can host you, if you need something please let me know. So उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर भेज दिए। उसके बाद मैं DST को अप्लाई कर दिया, उसके बाद भेजना भी था। मैं जून जुलाई में अप्लाई किया था, अक्टूबर में रिजल्ट निकलना था, अक्टूबर का वेट कर रहा था। अक्टूबर का वेट किया तो हुआ नहीं। फिर मैंने DST को बोला कि अब क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो वहाँ 2 राउंड था, एक राउंड था कि कोरिया से आपका ओके होना चाहिए, एक इंडिया से होना चाहिए। बोले कि कोरिया से आपका हो गया है, लेकिन इंडिया में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपका नहीं। तो आपका 100:1 या समथिंग 2 और कुछ रेशियो बताया था कि मेरे का सिलेक्शन रेट है, तो उसमें आपका नहीं हो पाया। मैं बोला कोई बात नहीं। फिर मैं इनको ईमेल दिया, कि फॉर्मल ईमेल दिया कि आई एम वेरी हैप्पी दैट्स you are agree for the hosting, but meanwhile I was not selected so from the government of India। so ये बोल के लिख दिया। फिर इनका रिप्लाई आया कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना, if you are interested so please let me know because I have a very big project। तो मैं उसमें सारा कभी इंटरव्यू देता था। तो फिर मैं 3 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। लास्ट चांस था, 3 बार ही अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट चांस भी नहीं हुआ। फिर 2014 में दिसंबर में 1 जनवरी को मैं सबको ईमेल करता हूँ न्यू ईयर विश करने के लिए। ईमेल लिस्ट में था, इनको भी ईमेल दिया था, विशिंग सबको दिया था। तो हमको बोले कि इट्स वन गुड न्यूज फॉर यू इन दिस न्यू ईयर, आई हैव अ वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड इट वाज सैंक्शन्ड बाय द गवर्नमेंट, if you are interested please join my lab। तो मैं रिप्लाई दिया कि no, in this time I don't have time and I am pursuing PhD and so I cannot come। मैं सीधे जवाब दे दिया, ठीक है कोई बात नहीं है। फिर मैं लास्ट इंटरव्यू जनवरी में था उसी साल 2015 में, और मैं 2015 में मेरा वहाँ भी नहीं हुआ। तब मैं अप्रैल में जिस दिन रिजल्ट निकला उसके बाद मैं इनको ईमेल किया कि क्या आपके पास अभी वैकेंसी है। अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेगा। उसमें मेरा फंडिंग भी बंद हो गया था, मेरा प्रोजेक्ट का वो फंडिंग भी बंद हो गया, मेरे पास फंड भी नहीं था उस समय। तो फिर मैं बोला कि आपके पास प्रोजेक्ट है, तो एक चुप हो गए, नहीं बोले। फिर एक सप्ताह बाद फिर मैं इनको रिमाइंडर दिया कि आपके पास प्रोजेक्ट है, प्लीज आप, मैं एक रिमाइंडर है कि आपने मेरे मेल पर रिप्लाई नहीं दिया, जस्ट एक काइंड रिमाइंडर है। तो ये फिर बोले कि बोलो कितना पैसा लोगे। हाँ, मैं शॉक रह गया, कितना पैसा लेंगे। अब हम
क्या इसमें बताया कितना पैसा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कोरिया के बारे में। तो फिर मैं लोगों से पूछा, कोई भी नहीं बता पाया। तो मेरे जो सुपरवाइजर थे पीएचडी वाले, वो भी कोरिया नहीं आए थे कभी। तो वो बहुत कंट्री विजिट किया लेकिन कोरिया नहीं विजिट किया। तो बोले कि ऐसा करो कि एक डिप्लोमेटिक आंसर दो, कि डिप्लोमेटिक आंसर ये दो कि आई एम नॉट वेरी मच aligned to the fund for the salary. I am very much aligned for the research. I like your research, not the money. So whatever money is possible for the survival, you can support me. That's why I cannot take the money from India. So ये मैं नॉर्मल इसी तरह लिख के दिया। तो वो बोले कि ठीक है, मैं तुमको 2 मिलियन देता हूँ। उसमें डीएसटी का जो बोला, डीएसटी भी 2 मिलियन सपोर्ट कर रहा था पर मंथ का। और जो डीएसटी तुमको दे रहा था मैं वहीं देता हूँ। तो मैं बोला चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर मुझे आईएसटी से परमिशन लेना था कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि फंडिंग मुझे बंद हो गई थी। तो आईएसटी ने बोला कि आपका अगर पीएचडी वर्क कंप्लीट हो गया, रिसर्च वर्क, सो यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तो ये इस क्लास में मैं फिट कर गया। उन लोगों ने मुझे परमिट कर दिया, यू कैन गो फॉर द रिसर्च, हायर रिसर्च, एडवांस रिसर्च के नाम पर। तो मेरा इनरोलमेंट हो गया था, मेरा रजिस्ट्रेशन सब चीज़ हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया। मैं जब यहाँ आया तो मैं अकेला इस यूनिवर्सिटी में, उस समय 4-5 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, इंडियन नहीं थे। अभी तो मेरे कैंपस में अभी 25 इंडियन है, 24-25, मोर देन 25 में भी। तो इतने लोग थे उस समय मैं आया। तो खाने के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम हुआ। एक प्रॉब्लम तो मैं फर्स्ट इंटरनेशनल मेरा ट्रेवल, ये लोग मुझे कोई कुछ भी नहीं बताया कि एकोमोडेशन का क्या है और तुम्हें खाने पीने का क्या है और एयरपोर्ट से तुम्हें कैसे आना है। अब मैं अभी तक समझता था कि मैं सियोल कैंपस में हूँ और मेरा हुआ था अनसन कैंपस। हनयांग यूनिवर्सिटी हैज 2 कैंपस, वन द सियोल कैंपस, वन इज द अनसन कैंपस। तो अनसन कैंपस मेरा हुआ था, मुझे पता नहीं था कि अनसन में है कि रिका में, उस समय आइडिया नहीं था। तो मैं फिर इन लोगों को मैसेज कर रहा हूँ कि भाई अब एयरपोर्ट से कैसे मैं आऊँगा, क्या करूँगा। तो बस इधर से रिप्लाई, यू कैन कम, so someone will be there, don't worry, just you come, we are waiting। ठीक है। और फिर मैं आ गया एयरपोर्ट पर, देख रहा हूँ कोई नहीं, अब मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ था कि वाईफाई, कोरिया में एक अच्छी चीज है कि आप ऑन द स्ट्रीट भी हैं तो आपको फ्री वाईफाई मिलेगा, हाई स्पीड वाईफाई फ्री है सभी जगह। तो हम एयरपोर्ट में भी थे, एयरपोर्ट में भी मिल गया। तो मैं जस्ट ईमेल कर रहा था कि कोई कांटेक्ट था नहीं, मैं आ गया हूँ, कोई है ही नहीं, कहाँ जाऊँ मैं। तो जैसे मैं मोबाइल निकाल के टाइप करने जा रहा था तब तक मेरे लैब को, यहाँ लैब एक होता है कि एक प्रोफेसर होता है, एक सेक्रेटरी होती है या होता है जो भी है, अलग अलग लैब में, और उसके बाद लैब चीफ होते हैं। तो लैब चीफ जो होता है वो एवरीथिंग मैनेज, फ्रॉम रिसर्च, फ्रॉम फंड, फ्रॉम केमिकल, फ्रॉम मटेरियल, जो भी चीज़ें हैं वो करता है। इंटरनेशनल किसी का वो है तो लैब चीफ करता है। तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्रेटरी करती है और सब जो भी चीज़ें हैं लैब चीफ करता है। तो लैब चीफ था उस समय, मेरा कलीग है, तो वो लैब चीफ था। तो हाफ पैंट पहन करके, टी शर्ट पहन कर, जुलाई के समय 31 जुलाई था, वो खड़ा है, हे सिंह, हे सिंह, हे सिंह कर रहा। मैं बोला कि कौन है। फिर मैं गया तो बोला कि आई एम फ्रॉम हनयांग यूनिवर्सिटी, फ्रॉम प्रोफेसर ली लैब, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो आई आज हैप्पी, ओके, सो आई, मैं यहाँ आया। तो ये लोग पूरा अरेंजमेंट किया, एकोमोडेशन के लिए सब चीज किया था, लेकिन खाने का प्रॉब्लम था, खाने के लिए था प्रॉब्लम था। 1 महीना मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, कहीं इधर उधर से जुगाड़ करके किसी तरह करके किया। इसके बाद इसमें फिर मैं यहाँ रिसर्च शुरू किया। तो एक ही चीज सीखा था वहां से, लोग जब आ रहे थे, जो CSIR के जो साइंटिस्ट लोग थे, बोले कि तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ड्यूरिंग पीएचडी, मैं उस टाइम पीएचडी कर रहा था, पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ था, ड्यूरिंग पीएचडी 2015 में अगर आपको ऐसा फेलोशिप मिल रहा है, ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो यू आर द लकीएस्ट पर्सन। लोगों को पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक नहीं मिलता है, अगर आपको इसमें मिल रहा है, ये आपके लिए प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो।
क्योंकि एनिमल में मैं था, वहाँ प्रोजेक्ट ओरिएंटेड वर्क था। कंपनी का प्रॉब्लम है, आपको उसको सॉल्व करना है और कोई चीज आपको डेवलप करना है। पब्लिकेशन नॉट इम्पॉर्टेंट, उसमें पब्लिकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं था। मेरे जो सुपरवाइजर थे वो पब्लिकेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, वो टेक्नोलॉजी और पेटेंट और प्रोजेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते थे, इसीलिए उनके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट होता था। तो वो क्या किए कि हाँ, मेरा अप्रोच वही था। लेकिन जब बाद में मैं जब रिसर्च में आया, पता चला कि पब्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पेपर लिखता था, अपने सुपरवाइजर को देता था और बोलते थे कि ठीक है, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। तो समय नहीं मिलता था उनको। फिर उसके बाद उस समय बुरा लगता था कि मेरा पब्लिकेशन नहीं हो रहा, मेरे दोस्तों का हो रहा है। एनीवे, जब मैं यहाँ आया तो यहाँ प्रोफेसर हमको फ्री हैंड दे दिया। यहाँ एक सिस्टमेटिक तरह से काम होता है, मतलब कि आपको पहले प्लान करना है प्रोजेक्ट क्या होना, आप क्या रिसर्च करोगे, मतलब कि आपका क्या प्लानिंग है, आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे, आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए, कितना कितना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन होता है, आप प्रेजेंट करो ग्रुप के सामने, जितने भी ग्रुप मेंबर हैं सबके सामने आप प्रेजेंट करो। प्रेजेंट करने के बाद अगर प्रोफेसर ओके करता है तब आप वो परस्यू कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। उनका क्वेरी होता है, क्वेरी आपको रिप्लाई देना है, यू हैव टू रिप्लाई। तो क्वेरी का रिप्लाई दीजिए, डिफेंड करिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट डे सब चीज मिल जाएगा। और करेक्टराइजेशन ऑल, मतलब जो भी फैसिलिटी हमें है इमीडिएट मिल जाता है, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद सर मैं यहाँ जो आया, फिर मैं काम करने लगा। डे नाइट का काम करना था, आदत था ही वहाँ का, डे नाइट काम करने लगा। प्रोफेसर कभी कभी भी वो भी यहाँ रात में 12-12 बजे तक रहता था, तो बोल रहा था क्यों यहाँ हो, तुम जाओ घर जाओ। हम घर कौन है सर, रूम में कौन है, अकेले है, जाके सो लेंगे। काम करता था, डे नाइट काम करता था। इसलिए आप देखिएगा सर 2016 में मेरा शायद 10 to 12 पब्लिकेशन है, 2017 उसी पे है, 2018 में शायद 17 में 17 पब्लिकेशन है। उस समय फिर मैं जो पेपर लिखना शुरू किया, क्योंकि पहले से था ही आदत लिखना, सब फुल हैंड दे दिया कि आप लिखिए, आप ऑथर डिसाइड करो, आपको जिसको डालना है उसको डालो, हम और आप दोनों लोग होना चाहिए, यू हैव टू डिसाइड द जर्नल, यू हैव टू डू लाइक दिस। उसके बाद तो फिर मैं अपना करता चला गया। तो उसी समय फिर मुझे बाहर से भी इनवाइटेड लेक्चर के लिए मिलने लगा। इसके बाद एडिटोरियल बोर्ड के लिए ऑप्शन आने लगा, और जो भी प्रोफाइल था वो देखते आज हो गया। तो अब इसके लिए फिर अभी हम क्या होता है कि अभी हम क्लास भी लेते हैं। एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर मुझे कोरियन आता तो मैं तो यहाँ पर परमानेंट एम्प्लॉय बन जाता, लेकिन कोरियन नहीं आने के कारण मैं परमानेंट नहीं बन सकता यहाँ। यहाँ से चाइना 2 घंटा अगर फ्लाइट से जाना है, बाई फ्लाइट, और जापान 1 घंटा, दोनों के बीच में है एक साउथ कोरिया। और साउथ कोरिया डेवलप्ड कंट्री में आता है। और उसके बाद यहाँ के लोग काफ़ी हम्बल और काफ़ी सपोर्टिंग, और आपको बोल सकते हैं कि लाउडली स्पीक नहीं करते हैं, या आपको नहीं मान रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे बुरा मानते हैं, आप उनको नहीं करते हैं। तो आपको जितना हेल्प हो सकता है उतना हेल्प करते हैं, हाँ, केवल वर्किंग डे में, वर्किंग आवर में। उसके बाद आप उनको न तो डिस्टर्ब कर सकते हो, आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे। इवन तो प्रोफेसर लोग भी अगर वो है इम्पोर्टेंट है तो आप फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज रिप्लाई आपको नहीं देंगे। वर्किंग डे में ही आपको रिप्लाई, ये प्रोफेशनल, टोटली प्रोफेशनल है। और सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, वीकेंड होता है। वीकेंड में आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको आना है, आप करिए जो चाहिए सब करिए। ये सब चीज़ें था। उसके बाद मैं पीएचडी जमा किया। प्रोफेसर हमको बोलता है आपको जहाँ जाना है आप जाओ, जो भी प्रोफेसर आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो मुझे जहाँ जाना होता है मैं जाता हूँ, फंड पूरा करते हैं, और यही सब है। उसके बाद अभी मेरे पास मैं जब रिसर्च प्रोफेसर हो गया तो मैं इंटाइटल हो गया पीएचडी और मास्टर स्टूडेंट को गाइड करने के लिए। तो अभी मेरे पास 3 पीएचडी स्टूडेंट हैं, 2 मास्टर स्टूडेंट, जिसको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ। और
इसी तरह अब मेरा जो फील्ड है सर, रिसर्च का फील्ड है, कोरोजन है, कोटिंग है, इनहिबिटर है और कंक्रीट है, ड्यूरेबिलिटी। अब कंक्रीट, जैसे कि कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी कैसे हम इन्हेंस करें, तो बिल्डिंग मटेरियल वो है। अभी रिसेंटली मैं चालू किया हूँ अपने एक पीएचडी स्टूडेंट के साथ एनर्जी मटेरियल, जो फेस चेंज मटेरियल होता है, पीसीएम बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसको, जैसे एसी होता है या कूलर होता है, एसी होता है, फ्रिज होता है, उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। कभी 5 डिग्री कम हो सकता है, 5 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। तो उस बीच में एक ऐसा मटेरियल में यूज करना है जो कि टेम्परेचर और हीट को भी कंजर्व किया रहे और उसकी प्रॉपर्टी भी ना खराब हो, वो भी करते हैं। अभी कुछ सेंसर फैब्रिकेशन पे भी काम करते हैं। तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, उससे क्या हुआ कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। तो जो मेरा ऑर्गेनिक का जो वो था, वो मेरा सब छूट गया। जो मेरा सिंथेसिस का, ड्रग्स का जो कि सिंथेसिस काम था, मेडिसिन का, मैं जो सोचता था वो नहीं हुआ, लेकिन डेस्टिनी जो चेंज कर दी। तो होता है ना, जब कहीं आपका होता है तो कई जगह एक साथ होता है। मेरा यहाँ पर भी हुआ था। एक है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली में था, IGNCA वाला। जी, IGNCA। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें मैं इंटरव्यू दिया था वहां पर भी। तो जिस दिन यहाँ से हमको ऑफर गया, उसी दिन वहां से भी हमको ऑफर आया, तो मैं इंटरव्यू दिया था। तो लोग क्या है कि कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन है, वो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में वो लोग क्या करता है कि मेटैलिक, नॉन मेटैलिक और साथ साथ पेपर, जो पुराने पुराने पेपर्स हैं, बुक्स हैं, उसको लोग कंजर्व करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करता है। तो मैं मेटल से था। तो जैसे कि आपका मेटल, नॉन मेटल, जैसे आपका ये है, रिसेंटली हम एक पेपर सबमिट किए हैं ताजमहल पर। अच्छा, ठीक है, ताजमहल डिटोरिएट करता है। हाँ, क्यों डिटोरिएट कर रहा है? हाँ, उसके अगल बगल जो मेटेलिक्स हैं वो भी डिटोरिएट कर रहे हैं। जी। उसका अभी हम पेपर सबमिट किए हैं, वो आ जाएगा तो आप तो देखिएगा। वो आपने तो हम एक मैकेनिज्म सैंपल कैसे कलेक्ट किया आपने? एनिमल, जो जब हम एनिमल में थे तो उस समय मेरे पास सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा, बोलता है ना। तो उसमें उन लोगों का कुछ चीजें था कि हम ऑल ओवर, मैं एटमॉस्फेरिक प्रोजेक्ट भी काम किया हूँ, मेरा जो एक्सपर्टाइज है एटमॉस्फेरिक प्रोजेक्ट पर भी है। तो हुआ कि ऑल ओवर इंडिया में जितने जितने बिग सिटी हैं, हम हर एक जहाँ जहाँ CSIR लैब है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया, आप पूरा मैप देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग 11 या 9 लेबोरेटरी में सैंपल एक्सपोज किए थे। उनके टेरेस पे जा करके रैक लगा करके उस पर हम मेटल, नॉन मेटल एक्सपोज करते हैं, और उसके बाद उसका एवरी ईयर हम उसका वो देखते हैं, प्रॉपर्टी चेक करते हैं, कोरोजन रेट देखते हैं, क्या मतलब कि फीट लंबा कोरोजन हुआ है, कितना हुआ है, क्यों हुआ है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, पार्टिकुलेट मैटर जो उसके बाद एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट हैं वो सब के बाद जो सैंपल निकाला जाता है उसमें से थोड़ा सा। जी पूरा लेकर आते हैं हम, उस सेट में एस्टेमी स्टैंडर्ड फॉलो करके लगाते हैं, 3 सेट में लगाते हैं। उसके बाद उसमें जैसे 1 साल का लगाना है तो 3 सैंपल हो गया, फिर दूसरे साल के लिए 3 सैंपल, मतलब एक चीज का हम 9 सैंपल लगाते हैं। तोड़ना पड़ता है क्या उस जगह से? नहीं, पूरा सैंपल नहीं, ताजमहल से नहीं। ताजमहल में क्या हुआ कि ताजमहल के बगल में कोई एक बिल्डिंग है, एग्जैक्ट आपको नहीं पता है, वो बिल्डिंग पर क्या हुआ कि हमने जिंक, कॉपर, स्टील और नॉन मेटल, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, मार्बल्स, ग्रेनाइट और आपका रेड मार्बल जो आते हैं, जो उस कलर का वहां पर लगा हुआ है, उस टाइप का जो मार्बल है, उसको हम लोग एक्सपोज कर देते थे। उसके बाद उसको टाइम के साथ, जो कि हमारे इंडिया में 3 वेदर होता है, तो 3 वेदर का हमें मेट्रोलॉजिकल डेटा मिल जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, रेनफॉल कितना है, पर्टिकुलर मैटर कितना है, और विंड स्पीड कितना है, टेम्परेचर एवरेज कितना है, वो सब चीज़ें मिल जाता था, और CPC भी दे देता था। तो उससे हम उसको कोरिलेट करते थे, और उसके बाद हम ला के करेक्टाइज करते थे, फिर उसको एक मैकेनिज्म देते थे। तो वहाँ पर भी किए थे। और आपका जैसे कि पुराने मॉन्यूमेंट हैं, ओल्ड मॉन्यूमेंट जो है, इंडिया हेरिटेज है, जैसे आप ये ले लीजिए आयरन पिलर है दिल्ली में, और पुराने जो मेटेलिक हैं वो धीरे धीरे कोरोड कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है कि डिटोरिएट कर रही है। क्यों कर रही है?
कि एक अनवांटेड क्लोराइड आयंस एटमॉस्फेयर में है। एक क्लोराइड आयंस तो है ही, साथ साथ जैसे कि हमारे स्वेटिंग होती है उसमें भी क्लोराइड आयंस आ जाते हैं, बहुत सारे एग्रेसिव आयंस आ जाते हैं। हम जाते हैं उसको टच करते हैं, हम छूते हैं, और जैसे कि सी शोर से मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर कोई मॉन्यूमेंट है, तो क्लोराइड क्या होता है, हवा में जो सस्पेंडेड क्लोराइड आयंस हैं वो जाकर के एक्युमुलेट हो जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, रात में वेदर कुछ और होता है, दिन में वेदर कुछ और होता है, तो जो मॉइस्चर होता है कंडेंस होते हैं, तो क्या होता है कि क्लोराइड आयन का एसिडिटी कॉज करते हैं। उसके बाद वो जाकर के उनके पोर्स में मेटल्स के सरफेस पर उनके ग्रेन बाउंड्री तक भी पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, कोरोजन होता है। उससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी डिटोरिएट कर जाती है। जो हमें दिखता है, चमकता हुआ दिखता था, अभी वो दिख नहीं रहा है। तो अब वो सब के लिए फिर हम लोगों ने कुछ काम तो आगे नहीं बढ़ा पाया, अभी सारे लोग कर रहा है एजेंसी वाले। कुछ इको फ्रेंडली हम लोग मटेरियल यूज किए जो कि क्लोराइड आयन को एक्सट्रैक्ट कर ले। क्लोराइड आयन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर है। आप एल्कली यूज कर सकते हैं, आप वॉशिंग कर सकते हैं, एयर वॉशिंग कर सकते हैं, वाटर वॉशिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोसीजर है, वो कर सकते हैं, वो उनके रिकमेंडेड प्रोसीजर है। लेकिन उससे क्या होता है कि प्रॉपर्टी उतनी रिटेन नहीं होती है और डिटेरियोरेट कर जाती है। तो हम कुछ ऐसा डेवलप कर रहे थे कि हम उसको स्प्रे कर दें, क्लोराइड आयन को एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद हम वाटर से वो कर दें, क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसको बोलते हैं क्लोराइड एब्जॉर्प्शन। क्लोराइड एब्जॉर्प्शन जो क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद हम उसको वॉश कर दें, वॉश आउट हो जाए, फिर वो अपनी प्रॉपर्टी लेंगे। तो उस तरह का कुछ काम था। तो मैं वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे यहाँ आ गया था, तो आ गया था मैं। फिर यहाँ भी आप वैसे जैसे इनकी कोई आर्कियोलॉजिकल साइट्स हों? नहीं सर, ये उस पर नहीं फोकस करते हैं। एक्चुअली आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, मेरा अच्छा, भी कहानी गजब ही है सर। अच्छा। मैं हूँ केमिस्ट्री का, हाँ, MSc किया ऑर्गेनिक में, हाँ, हाँ। और मैं चला गया मेटलर्जी मटेरियल साइंस में रिसर्च करने। अच्छा। फिर वहां से फिर मैंने कोरोजन सीखा। हाँ। फिर यहाँ पर आया तो कुछ ड्यूरेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स था। वहाँ कोटिंग भी, इंडिया में कोटिंग भी करता था, एटमॉस्फेरिक कोरोजन का काम करता था। लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक कोरोजन का भी काम नहीं होता है, ना तो जो मैं भी वो बताया आर्कियोलॉजिकल वाला जो है वो भी काम नहीं होता है। यहाँ एक काम बस होता है मटेरियल परफॉर्मेंस पर। अच्छा। जो मेरा यहाँ का जिस प्रोजेक्ट में हूँ, अच्छा, जिसमें उसमें है कि आपको कोटिंग करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोटिंग करना है। कोरोजन आपको स्टील का बचा, मेन फोकस है स्टील का कोरोजन को बचाने के लिए। तो स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज होता है, बिल्डिंग में भी यूज होता है, आपका क्या बोलते हैं, ब्रिज में यूज होता है, आपका पार्किंग में यूज होता है, सभी जगह होता है। अब यहाँ टेम्परेचर बहुत वेरी करता है। कोल्ड के समय यहाँ पर साल्ट डालते हैं उसको मेल्ट करने के लिए। बहुत पड़ता है, इस साल तो बहुत बर्फ पड़ा। तो क्या होता है कि इस सब मामले में बड़ा, जो यूरोप भी है, USA भी है, कोरिया भी है, लोग जहाँ पे ये सब कलमाटी आ रहे हैं, वो क्या करते हैं कि एक्टिव रहते हैं। क्या होता है कि स्नोफॉल हो रहा है, गाड़ियां आ रही हैं, वो रोड से हटा रही हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, पूरा का पूरा स्नो को उठा के लेके चले ढकेलते हुए चले जाती है, क्लियर कर देती है। उसके साथ वो क्या बोलते हैं, साल्ट डालने के लिए आते हैं, साल्ट डाल देंगे किनारे 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 किनारे, तो क्या होगा कि स्नो मेल्ट हो जाएगा। वो क्या होता है, साल्ट, आइस साल्ट, जो साल्ट होता है, मेल्ट तो कर दिया आपके स्नो को, लेकिन वो क्या होता है कि जब वो रोड पर जाता है, कंक्रीट में जाता है, या नीचे डिफ्यूज होके जब जाता है, वाटर के साथ डिफ्यूज होता है, तो नीचे तो रिइंफोर्समेंट के लिए रिबार देते हैं, सरिया देते हैं। तो वो क्या होता है, वो तो मेटल है, तो क्लोराइड का और मेटल के साथ बहुत बड़ा दुश्मनी है। ठीक है, तो वो क्या होता है, क्लोराइड आयन जहाँ गया, कोरोजन वहां शुरू हो जाएगा। तो वो जब कोरोजन होगा तो उसके लिए हमको प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज करना है। अब कोरोजन अगर हो गया, मान लीजिए कि हम ब्रिज में, रोड पर या बिल्डिंग में रिबार डाले हुए हैं, अगर वो कंक्रीट तो काफी कम्पैक्ट होता है, फिर भी आयंस है, क्लोराइड आयंस है, न कि क्लोराइड है, क्लोराइड आयंस है।
क्लोराइड आयंस क्या होता है कि पोर्स के थ्रू, माइक्रो नैनो पोर्स के थ्रू और डिफ्यूज करते करते स्टील रिबार के कुछ दिन बाद स्टील रिबार पर पहुंच जाते हैं। स्टील रिबार पहुंचेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ लोकलाइज कोरोजन करते हैं। जब वहाँ कोरोजन हो गया तो कोरोजन प्रोडक्ट बनेगा, ऑब्वियसली कोरोजन प्रोडक्ट बनेगा, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, कोरोजन प्रोडक्ट का एक्सपेंशन होता है। तो वो तो कंक्रीट के अंदर है, तो क्या करेगा, प्रेशर काज करेगा, स्ट्रेस काज करेगा कंक्रीट के ऊपर। जब कंक्रीट के ऊपर स्ट्रेस काज करेगा, कंक्रीट क्या होगी, क्रैक हो जाएगी। कुछ दिन के बाद स्पेलिंग होता है, क्रैकिंग होती है, फिर वो जो आपका स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, बहुत सारा कोटिंग यूज करते हैं। नैनो कोटिंग पहले तो इपॉक्सी बहुत पॉपुलर हुआ था, आपको पता होगा। मुंबई में जो एक सी ब्रिज है, जी, क्या नाम है, वर्ली सीलिंग, उसमें उन लोगों ने इपॉक्सी यूज किया है। तो इपॉक्सी इज नॉट रिकमेंडेड नाउअडेज। अच्छा। उस समय इपॉक्सी बड़ा पॉपुलर हुआ था, इपॉक्सी कोटिंग, पॉलीमेरिक कोटिंग बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन बाद में वो वेरी डेंजरस। अब लेकिन अब बन गया है सो बन गया है। हो सकता है लोग और कोई टेक्नोलॉजी उसके साथ यूज किए हैं, क्योंकि हम तो कंस्ट्रक्शन साइट पे गए नहीं थे। जो भी चीजें हैं वो बनाए हैं, ठीक है, चल रहा है। हो सकता है कोई और टेक्नोलॉजी यूज किए हो, शायद जापान की टेक्नोलॉजी यूज किए हो लोग, या यूएसए की किए हैं, तो कुछ और चीजें यूज की, क्योंकि वो साइंटिस्ट लोग हैं, उनको पता होगा कि हम इपॉक्सी यूज कर रहे हैं तो कुछ उसका ड्रॉबैक है, लेकिन उसके साथ साथ और कुछ यूज किए होंगे वो लोग। तो इपॉक्सी नाउअडेज टोटली एब्सोल्यूट, तो इपॉक्सी नहीं यूज होता है। तो अब हम हार्ड डिप गैल्वेनाइजिंग भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड डिप गैल्वेनाइजिंग हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन होता है। वो क्या करता है कि कंक्रीट की एसिडिटी को बढ़ा देता है। कंक्रीट की जो होती है ना, एसिडिटी, जो कोरोजन होता है स्टील का, एसिडिटी से भी होता है। आप देखेंगे बिल्डिंग बना हुआ है, बहुत दिन तक चलता है। क्यों चलता है कि जो कंक्रीट होती है उसमें एक सॉल्यूशन होता है जो उसको बोलते हैं पोर सॉल्यूशन। उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम सीमेंट, ग्रेवल, वाटर सब मिक्स करते हैं तो एक एल्कलाइन सॉल्यूशन बनता है। उस एल्कलाइन सॉल्यूशन जब स्टील के सरफेस पर आता है तो एक बहुत थिन और प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना देता है। तो वो क्या होता है कि स्टील को कोरोजन होने से बचाता है, लेकिन वो ब्रेक हो सकता है। वो ब्रेक हो सकता है, उसका एक थ्रेशोल्ड होता है, क्लोराइड थ्रेशोल्ड। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन तक वो सस्टेन करेगा, लेकिन उसके बाद अगर आप क्लोराइड कंसंट्रेशन वहां पर बढ़ रहा है तो ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा कोरोजन होगा। आइदर या तो एसिडिटी हो जाए। एसिडिटी कैसे होगा, कंक्रीट की एसिडिटी घट जाए, मतलब कि 12.5 टू 13.5 तक पीएच होता है। लेकिन जब हम गैल्वेनाइज्ड कोटिंग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन होता है, कैथोडिक रिएक्शन, हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन। वो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन वो तो डिजॉल्व हो जाएगा पोर सॉल्यूशन में। तो जो पीएच जो कंक्रीट का 12.5 13.5 था वो घट करके अगर 10 तक है तो ठीक है, तब तक सस्टेन कर सकता है, लेकिन उससे जहां नीचे आया तो फिल्म को ब्रेक कर देगा, तो कोरोजन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होता है कि गैल्वेनाइज अभी भी पॉपुलर है, लेकिन फिर भी लोग अवॉइड कर रहे हैं यूज करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, गैल्वेनाइज कोटिंग काफी एक्सपेंसिव है, एक कॉस्ट बढ़ जाएगा, एक लोड बढ़ जाएगा, क्योंकि जिंक है, जिंक वेट है ज्यादा, वो आपका क्या बोलते हैं कि वेट बढ़ जाएगा। साथ साथ वो एल्कलाइन कंडीशन में जिंक क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है, एसिड में भी रिएक्ट करता है और एल्कलाइन में भी रिएक्ट करता है। तो एल्कलाइन में भी रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन इवोल्यूशन रिएक्शन देता है, और हाइड्रोजन क्या करेगा, कंक्रीट को क्रैक करेगा, काज करेगा, क्रैकिंग करेगा, और साथ साथ पीएच घटा देगा। तो पीएच घटा देगा तो धीरे धीरे जिंक तो कोरोड होगा ही, और उसके बाद कुछ समय के दिन के बाद क्या होगा कि जिंक कोरोड होना शुरू हो गया, तो वो भी तो अपना एक्सपेंशन करेगा कोरोजन प्रोडक्ट का वॉल्यूम। जब कोरोजन प्रोडक्ट का वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो लोड कहाँ पड़ेगा, कंक्रीट के ऊपर। अल्टीमेटली क्या होगा, फिर कंक्रीट क्रैक कर जाएगी, हम वो भी नहीं यूज कर सकते। तो अब उसी के अल्टरनेटिव में हम क्या करते हैं कि हम कुछ एडमिक्सचर, कंक्रीट जब मिक्स होता है तो उसमें हम कुछ इनहिबिटर डाल देते हैं। इनहिबिटर बहुत पॉपुलर है, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत हैं, लेकिन अभी एक नया जमाना आया है इको फ्रेंडली। सबका है कि हमें सस्ता भी होना चाहिए, हमको इको फ्रेंडली भी होना चाहिए, कि हम नेचुरल प्लांट से, नेचुरल रिसोर्स से उसको हम वो करें। अब मैं ये भी काम शुरू किया हूँ अपने पीएचडी स्टूडेंट से, एक जो पीएचडी कर रहा है लड़का, उससे ये करवा रहा हूँ। यही सब था। और
अब मैं यही चाहता हूँ कि इंडिया वापस आऊँ। ठीक है, विदेश है सर, कमाने के लिए बिल्कुल, है, ठीक है, पैसा बिल्कुल, है, लाइफ बिल्कुल, बहुत सुकून का है, मतलब कोई भी आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अभी तो मैं प्रोफेसर में हो गया हूँ, रिसर्च प्रोफेसर में हो गया हूँ, तो जी, मुझे मेरे लैब का ये भी था, प्रोफेसर हमको काफी मानता था। अभी मेरा प्रोफेसर वाइस प्रेसिडेंट हो गया यूनिवर्सिटी का, अच्छा। 1 मार्च से वाइस प्रेसिडेंट हो गया है। हुँ, यानी यह नया यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पर्सन, या मेरे कैंपस का। ऑल ओवर यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो सेकेंड पर्सन। तो मेरे साथ तो मुलाकात नहीं होती है, तो हमें बात होना आता तो हमें जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि हम डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं कि बड़े लोग, बड़ा बंदा हो गया है भाई, हम डिस्टर्ब क्यों करें, हमें काम चल ही रहा है। तो क्योंकि लैब चीफ है, वो सब काम जो भी हमें चाहिए, केमिकल जो स्टूडेंट है वो सब अपना काम करता है। हमें वो सब बाधा नहीं, हमें प्लान देना है, स्टूडेंट को समझाना है कि इस तरह से काम करना है, ऐसे तुमको काम करना है। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं सीट पे हूँ, आके पूछो। अगर आपको रिजल्ट में कहीं गड़बड़ लग रहा है तो आप रिपीट करो। तो वो मतलब कि ये सब ऑलरेडी लोगों को ट्रेन कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर जो बीटेक करते हैं ना, लास्ट सेमेस्टर जो होते हैं, सब इनका ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एमएस करते करते, मास्टर्स करते करते, एमटेक करते करते काफी जान जाते हैं, 6 महीना ट्रेनिंग ले लेते हैं। तो बिल्कुल। उससे जो एमटेक करते हैं उनको जानकारी हो जाती है, पीएचडी आते आते वो सब जान जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल में नहीं, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इनको वही थोड़ा एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम होती है। तो हम तो यहाँ है, लेकिन हम सोचते हैं कि इंडिया जाएं, तो हम सुकून है, शांति है, सब कुछ है, लेकिन सर एक होता ना कि आबो बिल्कुल मैं हवा, हाँ, बिल्कुल आबो वो हवा जो होती है ना, कि अपने लोगों से बात करना, अपने बिल्कुल, लोगों के साथ रहना, मौज मस्ती करना। अब यहाँ आप प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल। तब हम दोस्तों लोगों के साथ फोन से बात कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं। खाने पीने का बहुत बड़ा दिक्कत है, हम बाहर नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल। अ, और हमें अपने घर में पका के खाना है, क्योंकि बाहर ये लोगों का बीफ पोर्क ये हाँ, सब खाते हैं। एग्ज़ैक्टली वहाँ की तो शैली काफ़ी तो अलग है। जी जी, हम वो सब नहीं खाते हैं। बिल्कुल, तो वो सब प्रॉब्लम है यहाँ पर। जी, आपको यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें है, घूमिए, जितना चाहिए उतना घूमिए, कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप फैमिली के साथ 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात निकलिए, कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला, एक कमेंट नहीं। मतलब कि आप लेडीज भी है, कोई भी है, बाहर जाना कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ एक बिल्कुल। चीज है कि सर, आप शायद जापान में भी होगा, हुँ, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। हुँ, आप कोई गलत कर ही नहीं सकते। आप अगर बोल रहे हो कि मैं ये नहीं किया हूँ, तो आपका रिकॉर्ड है, बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व हो रहे हो। तो और एक काफी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लीटर के लिए, मतलब कि जो डस्ट है आपका, हम इंडिया में क्या होता है कि चॉकलेट खाए फेंक दिए रोड पर, हम पानी पिए फेंक दिए, हम पान खा रहे हैं थूक दे रहे हैं। यहाँ ये सब चीजें नहीं है, यहाँ बना हुआ चारों तरफ, आपको वहाँ फिरना है। खैर, डेवलप कंट्री के सभी जगह का ये हाल है। हुँ, ये तो होता है, लेकिन आदमी का, मेरे कहने का मतलब ये है कि आदमी का खुद का सोचना चाहिए कि हम अगर ये कर रहे हैं, हम रूल को फॉलो करें। गवर्नमेंट, ये जो रूल यहाँ है वो इंडिया में भी वही रूल है सर, सेम टू बिल्कुल, सेम रूल है। बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट इम्पोज कितना करेगी जब तक हम खुद नहीं करें। बिल्कुल। तो वो हमें आदमी को खुद को करना है। खैर, अभी बात आया हमें, तो मेरा प्रोफेसर बोलता है कि यू आर ए साइंस साइंस हुँ, स्कॉलर, हुँ, आई एम ए इंजीनियर, हुँ, आई एम अप्लाइड इंजीनियर। हुँ, ठीक है, तुम साइंस करो, उसको मैं अप्लाई करूंगा। बिल्कुल, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल, तो वी कैन अर्न मनी। बिल्कुल, You do science, I will do application. बिल्कुल, One science application will meet and will make the money. बिल्कुल, हमेशा यही बोलता है। बिल्कुल, बोलता है तुम कम साइंस वाले हो, मैं इसमें हूँ, मैं अप्लाइड का हूँ, तुम बेसिक्स जानते हो, बेसिक बिल्कुल, चीजें उसको अप्रोच होता है तुम्हारा, और एग्ज़ैक्टली, मेरा उसका अप्लाइड होता है। तो बिल्कुल, हम जब दोनों लोग मिलते हैं तो अच्छी चीजें होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम एकदम सही है। कभी कभी क्या होता है कि कोई चीजें हम रिसर्च करते हैं, हम कोई प्लान दिए, हम अपने बेसिक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं कि ये बेसिक पॉइंट ऑफ रिसर्च है, लेकिन प्रोफेसर भी उसको, अब हमें नहीं पता है, लेकिन वो प्रोफेसर, जो मेरा प्रोफेसर है, उस चीज को अप्लाई कर देता है इसमें, एप्लीकेशन में। तो मैं बोला कि ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, मैं बोला मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि तुम इंजीनियर नहीं हो। बिल्कुल, तुम साइंस हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर मैं हूँ, तो बिल्कुल, हम दोनों करते हैं।
तुम करो, उसके बाद एप्लीकेशन में देखेंगे। इस तरह से तो ये सही बात है, ये कम्बो कॉम्बिनेशन है, ये होना भी चाहिए। और स्टूडेंट लोगों के लिए मैं यही बोलूँगा कि पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ऐसा जमाना आप भी जाने हम भी जाने हैं, जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं कुछ कर पाएगा। कभी कभी क्या होता है, बहुत टैलेंटेड माइंड होता है, कुछ हम लोग एवरेज वाले हैं, हमको माना जाता है हम एवरेज में हूँ। कुछ एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग होते हैं जो कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, वो अगर अपने माइंड को इस डायरेक्शन में लगाएं, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वो अच्छा कर सकेंगे। इवन दो बहुत अच्छा नंबर नहीं पाए हैं, स्कॉलर नहीं रहे हैं, लेकिन उनका माइंड अगर उनका इनोवेटिव है तो बहुत अच्छा करेंगे। और यूपी कॉलेज में बताया था कि मेरे लिए बीएचयू से भी बड़ा था उस समय, तो अभी भी है। आप जैसे बच्चों की स्टोरीज जितनी ज़्यादा आगे आती जाएंगी, मुझे लगता है कि सोच में बदलाव आएगा। लोगों को लगेगा कि जब हमारा इतिहास इतना अच्छा है, हमारे पढ़े हुए बच्चे इतनी अच्छी अच्छी जगह, तो क्यों ना हम लोग पूरा सिर्फ ध्यान लगाएं पढ़ाई पर, और जी अपने अपने अपनी निजी जिंदगी को अच्छा करें, संस्था का नाम ऊंचा करें, देश का नाम ऊंचा जी करें। समय जी ऐसे ही धीरे धीरे बदलता है। जी। और मैं एक और बता सकता हूँ, जैसे कि आपके यहाँ पीएम मास्टर्स कर रहे हैं स्टूडेंट, या बीएससी कर रहे हैं, खैर पता नहीं आपके यहाँ सेमेस्टर हो गया है, सेमेस्टर मान अभी लिया कोई हुआ नहीं है प्रोजेक्ट। बीएससी लेवल पर, लेकिन अगले साल से अच्छा। हो जाएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। तो हम्म। उसमें उस हिसाब से वो रहेगा कि 1 साल जो किया उसको डिप्लोमा हो जाएगा, जो 2 साल हम्म। किया है उसे पोस्ट अच्छा ग्रेजुएट अच्छा डिप्लोमा, 3 साल जो है उसको अच्छा बीएससी मिलेगा। लेकिन प्रोजेक्ट उसे अच्छा करना होगा। बाकी अच्छा मास्टर्स अच्छा अच्छा। प्रोजेक्ट पे कुछ इंडिविजुअल टीचर्स अपना कुछ कराते हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छा। प्रयास हो रहा है अगर कि सब कराएं। अगर किसी को जैसे अप्लाइड में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और इस सब में कुछ किसी का इंटरेस्ट है, कोई आना चाहता है, जी तो आप हमको बताइए, वो हमसे कांटेक्ट करे, जरूर तो मैं जरूर। उसको यहाँ रहने का सपोर्ट कर सकूंगा, आने उने का वो अपना कर लेगा, फ्लाइट लेट का। अभी तो अच्छा। कोविड चल रहा है, वो नहीं है। हाँ। और जो भी चीज़ें होगा, जहाँ तक हो सकेगा मैं अपने तरफ से पूरा वो करूँगा। बहुत अच्छा। अब अच्छा चीज़ें रहेगा तो, अगर अच्छा रहेगा तो हम, जैसे मैं यहाँ पर जो है, जो मैं जिस ग्रुप में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ इंटरनेशनल कोलाबोरेशन, जैसे कि अदर कंट्री के साथ जो कोलाबोरेशन होता है प्रोफेसर साइंटिस्ट लोगों के साथ। आप पब्लिकेशन भी मेरा देखिएगा तो मेरे कोलाबोरेटर हैं वो सब। तो मेरे यहाँ अगर आप 2 महीना भी 3 महीना भी काम करोगे, पब्लिकेशन पक्का 101% है, तो मैं उसको एक पब्लिकेशन देके नहीं छोड़ूंगा। बहुत या अच्छा। केमिकल इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं और उनका इंटरेस्ट है किसी एक पर्टिकुलर पर, अगर वो बताएं तो मैं यहाँ, अगर प्रोफेसर कोई होगा तो बात करके यहाँ जी फेलोशिप मिल जाएगा, रहने जी। खाने का वो फेलोशिप भी मिलता है, हम्म। और ट्यूशन फी भी बराबर रहता है, वो सब चीज हो जाता है। तो वो हम कोशिश कर सकते हैं लोगों को। अब जैसे मेरे कुछ कलीग हैं जिसके साथ मैं काम किया हूँ, थोड़ा मैं रिसर्च में जो है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कोरिया में जो भी हैं, जो मेरे फील्ड में काम करते हैं, या जो मेरे ग्रुप से डायरेक्ट इनडायरेक्ट या जहाँ से भी कनेक्टेड है, वो ये जानते हैं कि एक इंडियन है सिंह करके, डॉक्टर सिंह इंडियन है, वो बड़ा अच्छा है। तो कोई कोई आ करके हमें या मेरे प्रोफेसर थ्रू पूछता है कि उनसे, डॉक्टर सिंह से पूछिए कि कोई स्टूडेंट है क्या, हमको पोस्ट डॉक चाहिए, हमको पीएचडी चाहिए, हमको जो हमको जानते हैं वो डायरेक्ट हमसे बात करते हैं, जो प्रोफेसर को जानते हैं प्रोफेसर थ्रू हमको बुलवाते हैं। उसी तरह मैं कई लोगों को बुलाया भी हूँ यहाँ पर, जी। अपने भी लैब में रखा हूँ, कुछ दूसरे लैब में भी हैं। तो लेकिन वही है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन किस पर काम कर रहा है, और जो बंदा का रिक्वायरमेंट है क्या है। तो वो ये जानते हैं कि इंडियन आर वेरी लेबोरियस, वेरी टैलेंटेड। ये बात सही है, लेबोरियस है, बिल्कुल। टैलेंटेड है। उनको यही लगता है कि वो आएंगे, अपने काम से काम मतलब रखेंगे और काफी काम करेंगे, और ग्रुप को आगे ले जाएंगे। तो इसलिए वो लोग पूछते हैं, तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ। तो अगर इस तरह का रहेगा तो मैं जरूर, अगर मेरे पास उनका रिज्यूमे, उनका डिटेल या उनके बारे में पता रहेगा, किसी को जरूरत है, तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा। नंबर मायने नहीं रखता है, नंबर मायने नहीं रखता है, आप कितना लेबोरियस हो, कितना आपके अंदर नॉलेज है, आप कितना मेहनत करना चाहते हो। अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो आपके लिए दरवाजा चारों तरफ से खुला हुआ है, बस यही है।
तो बच्चे हैं, मेहनत करेंगे, बिल्कुल, अपना कंटिन्यूटी बना कर रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो होगा ही। मैं ही सर, मैं 5.5 साल प्रोजेक्ट असिस्टेंट था। उस समय 5 साल तक मेरा एनरोलमेंट भी नहीं हुआ था जब प्रोजेक्ट असिस्टेंट था। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस किस पीरियड से गुजरा था। 12,000 रुपया मिलता था। अब मैं इसलिए से ज्वाइन किया कि मैं पीएचडी करूंगा, पीएचडी हो नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली जब हुआ, हिम्मत नहीं ना हारा। घर वाले बोलते थे छोड़ दो, जाने दो, आ जाओ कहीं, भैया बोलते थे आ जाओ, मैं कंपनी में लगवा देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। फिर भी मैं बोला नहीं, मैं रहूंगा, मुझे फील्ड पसंद है। तो बस करते करते देखिए एक दिन पे ऑफ हुआ, ये पूरा मिला। बिल्कुल, तो वो वही है, पेशेंस होना चाहिए। तो पेशेंस है तो सब कुछ है, मेहनत करना चाहिए। मेहनत तो हम गांव से थे, तो मेहनत करना तो हम खेती बाड़ी करके आए थे, गोबर फेंक कर आए थे, सब कुछ खेती में पूरा ज्यादा देर पानी भरते थे, सोरा छिटते थे, अब खेती करवाते थे, तो वो सब करके आए हैं। तो ये सब तो बैठ कर काम करने वाला चीज है। बिल्कुल, 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 तो वो बिल्कुल, सबसे कभी नहीं हम लोग वो किया, कभी टायरनेस नहीं हुआ। तो वही है। तो गांव वाले के लिए भी एक अच्छी बात है कि कभी ना बोले कि हम गांव से पढ़े हैं, मेरा स्कूलिंग अच्छा नहीं है, नहीं, वो नहीं, वो डजंट मैटर। मैटर दैट आप कब अपने आप को चेंज करना चाहते हो, वो मैटर है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी, आपने हमें इतना समय दिया। आप सच में बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं उन थैंक यू बच्चों सर। के लिए जो कभी ठान लेते हैं कि हमें जीवन में कुछ पाना है, हार नहीं माननी है, और जी आपके स्पिरिट को, आपकी बातों को वो ध्यान रखें, तो जीवन में सफलताएं मिलनी ही मिलनी है। हम आगे भी आपसे जी संपर्क बनाए रखेंगे। कभी जी विषय जरूर। इस विशेष के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिर हमारे बीच आएँ, हमें कुछ बताएँ, और साथ में हम अपने जी बच्चों को भी इनकरेज करेंगे कि वो आपसे जी संपर्क बनाएँ। जी आपने एकदम। आपने हमें इतना समय दिया, आपको जी पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग जी मुलाकात करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम सर, प्रणाम।